नमस्कार। गणपति बापा का कल विसर्जन हम सभी लोगों ने बहुत धूमधाम से किया और अब 15 दिन के बाद में नवरात्र का शुभारंभ होने वाला है। महाराष्ट्र सरकार को हम सब लोग मिलकर धन्यवाद देंगे, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी को, जिन्होंने सारे रिस्ट्रिक्शन उठाकर फिर एक बार धार्मिक उत्सवों का आयोजन खुले मन से करने के लिए इजाज़त दी है। और लगभग गणपति उत्सव में सभी लोगों ने नियमों का पालन करते, कोई अतिशयोक्ति भी न करते हुए इस त्यौहार को हमने बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया है। यही परंपरा हम नवरात्र उत्सव में भी रखेंगे। नवरात्र उत्सव में 2 दिन और समय ज़्यादा बढ़ाकर मिले, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रतिनिधि हम करने वाले हैं। पत्र ऑलरेडी एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी को हमने दी है और जो पुराने केसेस जिनके ऊपर लगे हैं वो भी सारा विड्रॉ करने की हमने मांग की है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये हो जाएगा। मैं आज आप सबसे फिर एक बार बात करने के लिए इसलिए आया हूँ कि मैंने लगभग ये फरवरी में मेरे प्रतिनिधित्व जीवन के 31 साल पूरे हो जाएंगे। ये 31 साल में मैंने सारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दैनंदिन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना, कॉरपोरेशन, विधानसभा और पार्लियामेंट में ओवरऑल मुद्दों को उठाना, ये सारा मैंने काम किया। और इतने लंबे समय में मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नगर जनों ने बड़े पैमाने पे मुझे सपोर्ट किया। मुझे कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इतना प्रेम मुझे मेरे मतदार संघ के लोगों ने दिया। 31 साल के कार्यकाल में एक तो पहले तो सारा नया बिल्डिंग बनता था, इसलिए कोई जनप्रतिनिधि को मिलने का कोई सवाल नहीं आता था। लेकिन अभी सेकेंड फेज में सारा रीडेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अभी तक कोई भी एक सोसाइटी में एक बिल्डर को रेकमेंड नहीं किया है। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, करना चाहिए, लेकिन लोग अपने ढंग से ढूंढते हैं, करते हैं। उसमें जो भी प्रॉब्लम आता है तो उसमें सॉल्व करने में मदद करने का एक मेरा स्वभाव रहा है, वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन इन दिनों में थोड़ा मन दुख इसलिए हो रहा है कि साई बाबा नगर जो मेरा हार्ट है, जहाँ पर मैंने पहला चुनाव 92 में लड़ा, वहाँ का रीडेवलपमेंट बड़े पैमाने पे अभी स्टार्ट हो रहा है। लेकिन टेनेंट, भाड़ूत और डेवलपर और सोसाइटी के जो पदाधिकारी है, ये तीनों का मैं खुलकर कहूँ तो मन स्वच्छ न होने के वजह से बहुत स्पीड से काम आगे नहीं बढ़ रहा है। कुछ जगह पर सोसाइटी के पदाधिकारी बहुत अच्छे हैं, तो कुछ जगह पर बिल्डर लोग पूरे सिस्टम को अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं। साई बाबा नगर में 1 साल के पहले अक्षय भाई जो काम कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम में मैं जाकर खुलकर अपनी मन की बात सारी मैंने बताई थी। ना तो मैं बिल्डर की तरफ से कोई बात किया, ना तो टेनेंट की तरफ से कोई नाजायज़ मुद्दे बिल्डर के सामने लाया। एक अच्छे वातावरण में डेवलपमेंट का काम आगे बढ़े, इसका प्रकार का प्रयास किया। और बीच में फिर एक बार मैं, माता जी की चौकी वहाँ पर थी, तो वहाँ पर जाकर मैंने थोड़ा नाराज़गी भी व्यक्त की कि इतने अच्छे बिल्डर को अगर इतना समय लगता है काम शुरू करने में तो कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब तक भी वो काम भी शुरू नहीं हो रहा है। बगल में गीतांजलि नगर है, गीतांजलि नगर में एक मुंबई के बहुत बड़े डेवलपर ने उसमें हाथ डाला, 1 साल के ऊपर हो गया है। दूसरा एक पार्ट में एक बोरीवली का एक बिल्डर है, एक ही लेआउट में 2 बिल्डर प्रयास कर रहे हैं। अब ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। एक ही बिल्डर होगा तो काम अच्छा हो सकता है, लेकिन बड़े ब्रांड का बिल्डर आता है तो स्वाभाविक है 2% कम भी आया तो मैं लोगों का अभिनंदन करना चाहूँगा। भाड़ा भी कम है, कॉर्पोरेट फंड भी कम है और एरिया भी कम होने के बावजूद बड़े बिल्डर के साथ में कुछ विंग के लोग गए और 2-3 विंग के लोग बोरेली के बिल्डर के साथ में गए। लेकिन काम अभी तक दोनों का शुरू नहीं हो रहा है। 3 बिल्डिंग तो गिरकर टूट गया और ये सारे एक ही समय पर बने हुए बिल्डिंग है। और ये आने वाले दिनों में मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है, क्योंकि किसी की जान हानि नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट फास्ट होना चाहिए। और बड़े ब्रांडेड बिल्डर लोग, जब एक कंडीशन मैंने उसमें देखा कि लास्ट भाड़ूत रेसिडेंट बाहर निकलने के बाद में भाड़ा प्रारंभ करेंगे, मैं इसके टोटली खिलाफ हूँ। बिल्डर लोगों ने हम जैसे लोगों का भी मदद लेना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, कोई भी 1-2 भाड़ूत पूरे बिल्डिंग को अपने हाथ में लेकर डेवलपमेंट रोक नहीं सकते हैं और लोग चले जाएंगे। भाड़ा तो आपका एक दफ़े डीएम डेवलपमेंट एग्रीमेंट कंफर्म हो गया, आप वकील के साथ में जो भी करना हो करो। मैं रेसिडेंशियल लोगों से भी कहूँगा फुल स्टॉप कॉमा पर मत जाइए। आपका कॉर्पस फंड, जगह कितना देना है और भाड़ा कितना देना है, कितने समय में बनेगा, ये 3-4 बुनियादी बातें जब एक बार एक पेपर में भी अगर बिल्डर लिख कर दे देता है तो फिर भाड़ा लेकर शिफ्ट होकर आईओडी उसने सारा
टीडीआर वगैरह लोड करके अप्रूवल लाते हैं, आईओडी स्टेज पे आ गया, आईओडी स्टेज पर आते ही भाड़ा लेके तुरंत शिफ्ट हो जाना चाहिए। डेवलपमेंट ये सारा हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बोरीवली में बीजेपी के नगर सेवक है, एमएलए है, एमपी करके मैं हूँ तो हमसे ही पूछो। मैं चाहता हूँ कि बोरीवली के हित के लिए सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, और सारे पॉलिटिकल लोगों ने अपने राजनीति को बाजू में रखकर लोगों का घर का जहाँ तक संबंध आता है, सारे लोगों ने मदद करने के मोड में हमने आना चाहिए, तो लोगों को एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा आने वाले दिनों में। तो ये बिल्डर लोगों का इस प्रकार का मनमानी भी नहीं चलेगा। 3 साल के अंदर तो प्रोजेक्ट पूरा करके उसने लोगों को फ्लैट का पोजीशन दे देना चाहिए। इस स्थिति में हमने आना चाहिए। नेगोशिएशन स्टार्ट होने के 3 महीने में सारा प्रोसेस पूरा होकर कॉरपोरेशन में भी प्लान पुटअप करके, मैं मानता हूँ कि रियाब का तो इतने बड़े बड़े बिल्डर है, रियाब का परमिशन तो आपको तुरंत मिल सकता है, और रियाब का काम होते होते सेल का जो भी करना है वो सब आगे कर सकते हैं। लेकिन बिल्डर लोगों ने एक अपना मन इस प्रकार का बनाया है कि सारा एकदम मैदान करने का, फिर छोटे बिल्डर बड़े बिल्डरों के साथ में फिर ज्वाइन करते हैं, ये सारा चला है। इसके बारे में थोड़ा लोगों ने चौकन्ना होकर काम करना चाहिए। कोई बिल्डिंग में अगर कांग्रेस के लोग भी होंगे तो आप उसको लेकर आगे चलिए, उसमें मेरा जो भी सपोर्ट होगा मैं करूंगा। मैं इतना ओपन माइंडेड हूँ क्योंकि मुझे लोगों का जान माल का और घर के व्यवस्था पहले करने के लिए मैं राजनीति में काम कर रहा हूँ। मैं लोगों के जान माल के ऊपर खेल कर अपनी राजनीति मैंने ना तो की है, और मेरा अभी कोई बहुत लंबा कैरियर बचा हुआ नहीं, तो मैं ये काम तो बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ पूरे ओवरऑल बोरीवली, उत्तर मुंबई और मुंबई शहर के लिए। इन दिनों में डेवलपर लोगों ने 33(9) और 33(11) का स्कीम में भी लाने का एक प्रयास किया है। मैं लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप सारा ये 4 बेसिक जो मैंने पहले बात बताए, उसके साथ साथ में कौन से रूल के हिसाब से आप डेवलपमेंट पे जाओगे वो भी पूछ लो। क्योंकि मैं 33(9) हो या 33(11) का ब्लैंकेट विरोध नहीं कर रहा हूँ। जो स्कीम वायबल है वो स्कीम ऑन गोइंग रूल के हिसाब से करना चाहिए। जो स्कीम वायबल नहीं है उसके लिए 33(9) और 33(11) सरकार ने लाया है। लेकिन बड़े बड़े लेआउट में जहाँ पर एक एफएसआई भी यूज़ हुआ नहीं है, जैसे उदाहरण के तौर पर योगी नगर का लेआउट है, उसमें 0.85 एफएसआई यूज़ हुआ है। 15% जो आरजी का एफएसआई पहले नहीं मिलता था, वो भी अभी देवेंद्र फडणवीस जी ने कानून बनाकर लोगों के हित में दे दिया है। तो आपका 15% एफएसआई ऑलरेडी बैलेंस है, और ऐसे जगह पे आप 33(9) या तो 33(11) करते हो तो 4 एफएसआई, यानी पहले 0.85 के हिसाब से डेवलपमेंट हुआ है, अब 4 एफएसआई पे वहां पर आप डेवलपमेंट करोगे तो लोड कितना आएगा बोरीवली में। आने वाले दिनों में पानी का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, एडमिशन का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, ट्रैफिक की तो समस्या ऑलरेडी है, उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी आप अपने बच्चों के लिए एक सुनहरा बोरीवली, सुनहरा उत्तर मुंबई देना चाहते हो, या तो उनके सर पर कोई मुसीबत डालना चाहते हो, ये भी थोड़ा हमने देखना चाहिए। थोड़ा बहुत कॉर्पस फंड, थोड़ा बहुत एरिया अभी आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जीना दुश्वार हो जाएगा, इस बात का भी सभी लोगों ने ख्याल करना चाहिए। मैं फिर एक बार कहता हूँ, मैं कोई बिल्डर के अगेंस्ट में कोई स्कीम का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन ऑन गोइंग रूल के हिसाब से अगर होता होगा तो थोड़ा कम मिलेगा तो भी चलेगा। लेकिन बोरीवली की जो एक वातावरण है उसमें कोई कमियां या खामियां आए, इसके बारे में भी हम लोगों ने ध्यान रखने की आवश्यकता है। फेस लाइव इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाता नहीं हूँ। कोई सोसाइटी के लोगों को मीटिंग करना हो तो आप मुझे बुलाइए, कोई आर्किटेक्ट को बुलाइए, एडवोकेट को बुलाइए, और कोई कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना ए, शिवसेना बी, मनसे, जिसको भी बुलाना हो बुलाइए। हम सब लोग मिलकर एक ज्वाइंट मीटिंग भी सोसाइटी में अगर करना हो तो उसके लिए भी मेरी तैयारी है। इन दिनों में एक बहुत बड़ा मुद्दा फिर एक बार लोगों के सर पर आया हुआ है, ये जो नेशनल पार्क एनवायरनमेंट का मुद्दे को लेकर 1 किलोमीटर सराउंडिंग में डेवलपमेंट के लिए फिर एक बार केंद्र सरकार का जो कायदा आया है वो इम्प्लीमेंट हो गया है। हमने इसका विरोध भी किया कि भाई ये मुंबई शहर में इसका लागू होना नहीं चाहिए, क्योंकि मुंबई शहर में नेशनल पार्क को लगकर ही नेशनल हाईवे है, और हाईवे के अगल बगल में सारा डेवलपमेंट हुआ है, रीडेवलपमेंट के स्टेज पर सारे बिल्डिंग आए हैं। और ऐसे जगह पर यह कानून अगर इम्प्लीमेंट होता तो सब काम अभी बंद पड़ जाएंगे। इसलिए लोग बड़े चिंता में है, लोग चिंतित है। मैंने देवेंद्र फडणवीस जी इसके बारे में बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत सीरियसली इस विषय को उन्होंने लिया है। हम कोर्ट से भी जाकर, क्योंकि गवर्नमेंट का कायदा बन गया है तो उनको वापस विड्रॉल करना उनके लिए इतना आसान नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट में जाकर ही गवर्नमेंट स्वयं, महाराष्ट्र सरकार जाएगी और ये नेशनल पार्क के अगल बगल का जो अभी कंडीशन एनवायरनमेंट का लादा गया है उसमें से भी हम रास्ता निकालेंगे। लेकिन मैं सारे सोसाइटी होल्डर्स को भी कहूँगा, थोड़ा वार्म अप हो जाइए, थोड़ा डिस्कशन स्टेज पर आ जाइए।
सभी लोग शांत ढंग से बैठे रहते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं, लोगों का घर टूट जाता है तो भी कोई चहल पहल होती नहीं है, एक दूसरे को मिलना नहीं होता है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि जब मैं इतने लंबे समय से काम करता हूँ, रोज लोगों को मिलता हूँ। साईं बाबा का 3 बिल्डिंग टूट गया है, लोग शिफ्ट हो गए, उनको अभी का जो बिल्डर आया है वो भाड़ा भी नहीं दे रहा है। मैं उनके बिल्डर के एक भाई से आज सवेरे बात भी किया कि मैंने बोला ये ठीक नहीं है, आप हम एक परिवार के लोग हैं, एक विचारधारा के लोग हैं, एक पार्टी को मानने वाले लोग हैं, लेकिन मैं पार्टी, ये मेरे लिए सबसे प्रिय है, सबसे प्यारा है, लेकिन पार्टी का भी तो काम लोगों को मदद करना है ना। पार्टी भी हम चला रहे हैं तो लोगों के मदद के लिए है। अब 3 बिल्डिंग टूट गया है, लोग बाहर चले गए, अगर बिल्डर उसको भाड़ा नहीं देगा तो बिल्डर को दे तो आसान हो गया। वो 3-6 महीने के बाद में काम शुरू करेगा, आसानी से हो जाएगा। एक बार भाड़ा स्टार्ट कर दिया तो उसके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर बिल्टअप होता है, फास्ट करेगा। और मैं एक बात बहुत खुलकर कहना चाहता हूँ, रीडेवलपमेंट के काम के लिए सेकंड फेज में जो सेल बिल्डिंग का परमिशन आप बाद में लाइए, लेकिन फर्स्ट फेज का रीडेवलपमेंट कंपोनेंट का परमिशन बीएमसी आपको तुरंत देगी। इस प्रकार का हम व्यवस्था करेंगे। ये बिल्डर और आर्किटेक्ट, और बिल्डरों का इसमें बहुत बड़ा दोष नहीं होता है। तरुण भाई अगर मेरे आवाज़ को सुनते होंगे तो आर्किटेक्ट लोगों ने भी थोड़ा इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। यह ऑफिसर जो जूनियर इंजीनियर से होकर अभी चीफ इंजीनियर तक पहुंच जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनके सारे बंधनों के अंदर हम लोगों को कब तक बांध के रखेंगे, ये मेरा सवाल है। आर्किटेक्ट ने भी अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड पीपल। और फास्ट काम कैसे हो, मोदी जी ने सब कुछ कर लिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर लिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जहाँ पर 145-50 कंडीशन थे उसको कम करके 80-85 तक हम लोगों ने लेके आया। इतना सारा कंडीशन कम होने के बावजूद भी अप्रूवल मिलने का तो समय उतना ही है, उतना ही है। मैं बहुत खुलकर कहूँ तो जो रिपोर्ट मेरे पास है और मैं जानता हूँ, सारा इनका ऑफिसरों के साथ में तालमेल होने के बाद में वो अपलोड करते हैं। अभी मोदी जी इसमें क्या करेंगे, मुझे बताइए आप। मोदी जी इसमें क्या करेंगे, मैं इसमें क्या करूं? आप, आपका आर्किटेक्ट, आपका बिल्डर अगर ये सिस्टम के साथ में थोड़ा भी आवाज़ उठाकर बात नहीं कर पाएगा तो कैसे चलेगा? सब सारा सेटलमेंट होने के बाद में फिर अपलोड करते हैं, इसमें बहुत सारा समय हो जाता है। मैं एक आर्किटेक्ट को भी मुंबई शहर में जो मुझे मिले, जो उसके ऑफिस में बैठकर सारा अपलोड करे ऑनलाइन, अगर कॉरपोरेशन के ऑफिसर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते तो मुझे आकर मिले, मैं स्वयं ऑन द स्पॉट कोई भी ऑफिस हो तो वहां पर आके आर्गूमेंट करने की मेरी जवाबदारी है। मैं इसको एक्सपोज करूंगा, पार्लियामेंट में एक्सपोज करूंगा, मैंने आधा किया है। लेकिन अगर कोई सपोर्ट मुझे करता है, कोई मुझे एक आधा मुद्दा देता है, तो मैं खुलकर डेवलपर का, ऑफिसरों का नाम लेकर मैं इसको एक्सपोज करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि हम राजनीति में एक बदलाव लाना चाहते हैं, लोकशाही का पूरा लाभ जो है वो लोगों को मिले, इस प्रकार का एक सोच मोदी जी का है। लेकिन हम सारे लोग अगर उस दिशा में, उस लाइन पर अगर नहीं चलेंगे तो ये परिवर्तन कभी भी नहीं आएगा। ये करप्शन, ये भ्रष्टाचार, ये ऑफिसरों का मनमानी, ये कुछ अच्छे बिल्डर हैं उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ इस प्रकार के भी बिल्डर है, स्कीम ले लिया, आर्किटेक्ट को दे दिया, फिर कभी भी उनको फ़ोन करो तो लोनावाला में रहते हैं, कभी महाबलेश्वर में रहते हैं, कभी आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। ये सारा इनका सिस्टम चलता है। भगवान ने आपके किस्मत में वो लिखा है, आप एंजॉय करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन लोगों के जान माल के साथ में कोई भी खिलवाड़ करेगा तो मैं गोपाल शेट्टी बिल्कुल बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। इतना मैं कहता हूँ। आइए हम सब लोग मिलकर, 15 दिन हमारा स्टाफ का हमारे पास है, 15 दिन में हम सब लोग अपना एक लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे और माता जी के आते ही हम सब लोग एक्टिवेट होकर मुंबई शहर के लोगों को जल्दी से जल्दी अपना घर मिले, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र।